Hello everyone, you are watching Civilpedia, and in today's lesson we'll be discussing about the general condition of contract. So here are some definitions. You can review it if अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इंशाल्लाह इसको क्लियर करूँगा। और हम ये छोटी-छोटी चीज़ें जिस तरह टेकिंग और सर्टिफिकेट जो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टेस्ट ऑन कंप्लीशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें, ये काफ़ी सारी हैं, तो मतलब वैसे ही टाइम ज़ाया करने वाली बात है। तो अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं इस पे इसे एक्सेप्टेड फिर वीडियो बना दूँगा। अच्छा जी, अब हम शुरू करने वाले हैं 1.2 द इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मीन्स के अगर कोई लफ्ज़ है, कोई भी वर्ड है इस कॉन्ट्रैक्ट में, उसको उसका मतलब कैसे निकलेगा, मतलब कि अगर वो कोई डबल मीनिंग क्रिएट ना करे, ताकि सबको पता हो कि मैं ये लफ्ज़ लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या पड़ेगा। जैसा कि अगर ही है तो उसका मतलब शी भी होगा, अगर हिज है तो उसका मतलब हर होगा, अगर हिमसेल्फ है तो हर सेल्फ होगा। मतलब कि जेंडर का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इसमें, मतलब कि बोथ जेंडर्स जो है ना वो हम इसको इक्वली ट्रीट करेंगे इसमें। और दोनों का हमारे पास अगर एक को हम एड्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम दूसरे को भी एड्रेस करेंगे। मतलब ये है कि हम लोग किसी पार्टिकुलरली पर्सन को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, हम उस अथॉरिटी को एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, बी क्या कहता है जी, वर्ड इंडिकेटिंग द सिंगुलर आल्सो इंक्लूड द प्लूरल। मतलब कि अगर इन केस मटीरियल है तो उसका मतलब मटीरियल्स होगा, अगर इन केस कारपेंटर है तो कारपेंटर्स होगा। दोनों मतलब कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों का मतलब सेम होगा। जो भी सेंस क्रिएट होगी सीन के हिसाब से, इवेंट के हिसाब से, तो दोनों का मतलब सेम जो है कंसिडर किया जाएगा। प्रोविजन इंक्लूडिंग एग्री, एग्रीड और एग्रीमेंट रिक्वायर द एग्रीमेंट टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। मीन्स कि अगर आपने कहीं पे लिख दिया है कि अगर आप किसी चीज़ से एग्री कर रहे हो, लेट्स से इंजीनियर किसी कॉन्ट्रैक्टर की किसी बात से एग्री कर रहा है, तो उसका मतलब ये होगा कि वो चीज़ हमने राइटिंग में ज़रूर लानी है। एग्रीमेंट, एग्रीड और एग्री, कोई भी इस तरह की चीज़ें हो तो वो हम रिटर्न में ज़रूर लेके आएंगे। रिटन आर इन राइटिंग मीन्स हैंड रिटन, टाइप रिटन, प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिकली मेड। मतलब कि कोई भी चीज़ रिटन या इन राइटिंग रिक्वेस्ट हो, जो भी हो, वो चीज़ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली या हैंड रिटन, टाइप रिटन जो मतलब पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था, तो वो चीज़ें वो हमारे पास इन राइटिंग होगी। मे मे का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस पे एग्री कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता। मतलब ये है कि अगर मैं किसी जगह पे लिख देता हूँ कि आई मे एग्री, तो उसका मतलब ये होगा कि मैं एग्री कर भी सकता हूँ, एग्री नहीं भी कर सकता। शल का मतलब ये होगा कि भाई जी आपने लाजमी इस चीज़ को परस्यू करना है, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑब्लिगेशंस है और आपने इसको परस्यू करना ही करना है। कॉन्ट्रैक्टर की हो, इंजीनियर्स की हो, जिसके लिए भी हो, वो शल का मतलब ये होगा कि ये चीज़ लाजमी है, ये मेरी ऑब्लिगेशंस है और मैं इसको ज़रूर करूँगा। Consent means the employer, the contractor, the engineer, as the case may be, agree to or give permission for the requested matters. अगर कोई requested matter है, कॉन्ट्रैक्टर ने कोई रिक्वेस्ट की है कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर, तो कंसेंट का मतलब ये है कि मैं इस पे राजी हूँ। ठीक हो गया। एज द केस में भी एग्रीज टू गिव परमिशन, मतलब कि मैं आपको इस चीज़ ये काम करने का की परमिशन देता हूँ। इंक्लूडिंग, इंक्लूड और इंक्लूड्स shall be interpreted as not being limited to or qualified by the stated item that follow। मतलब ये है कि किसी भी जगह के ऊपर अगर इंक्लूडिंग आ जाए, इंक्लूड आ जाए या इंक्लूड्स आ जाए, तो उसका मतलब ये होगा कि नीचे जो दिए गए लिस्ट है, मतलब मटेरियल लिस्ट है, लेट्स से उसमें कंक्रीट मटेरियल है, मतलब कि स्टील है, सीमेंट है, फलाना फलाना सारी चीज़ें। इंक्लूडिंग का मतलब ये होगा कि जो नीचे जो चीज़ें मैंने लिखी हुई है, ये सारी शामिल हैं, लेकिन ये लिमिटेड टू दिस नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इंक्लूड का मतलब ये, जब कंसल्टेंट को टीओआर इशू होते हैं तो उसमें स्कोप ऑफ वर्क मेंशन हुआ था कि आपने सुपरविजन करनी है, आपने मतलब कि इसमें जो है ना कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट करनी है, आपने इसमें फलाना काम करना है, 50-60 ड्यूटियाँ लिखी होती है। उसमें सबसे स्टार्ट में जो लिखा होता है ना, उनमें लिखा होता है कि द कंसल्टेंट विल परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज बट नॉट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग और बट नॉट लिमिटेड टू दैट। तो मतलब ये होता है कि ये जो 50-60 ड्यूटीज है ये भी है, लेकिन अगर आपकी प्रोफेशनल स्कोप के अंदर कोई और ड्यूटी आती है तो वो भी आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इंक्लूडिंग का मतलब या इंक्लूड्स का मतलब यही होगा। वर्ड्स इंडिकेटिंग पर्सन्स आर पार्टीज शैल बी इंटरप्रेटेड एज रेफरिंग टू नेचुरल एंड लीगल पर्सन। मतलब ये है कि अगर पर्सन, किसी पर्सन को नॉमिनेट कर रहे हो या किसी पार्टी को नॉमिनेट कर रहे हो, तो ये चीज़ जो होगी ये नेचुरल पर्सन को एड्रेस करेगी या लीगल पर्सन को, जैसे भी एज द केस में, मतलब लीगल पर्सन मतलब लीगल कंपनी होगी, कंपनी को एड्रेस कर रही है। ठीक है। तो ये चीज़ें वर्ड जो है ना जो पर्सन और पार्टीज को इंडिकेट करें, तो इसका मतलब नेचुरल पर्सन या लीगल पर्सन, लीगल अथॉरिटी या कंपनी जो भी। एग्जीक्यूट द वर्क और एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, इसका मतलब ये होता है कि जो काम है, मतलब ये मैं काम करूंगा, एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क और एग्जीक्यूट द वर्क, मैं काम कर रहा हूँ या करूंगा। इसका मतलब ये होता है कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन इसमें कोई भी डिफेक्ट हो या मतलब कि कोई भी मसला हो, उस डैमेजेस कोई भी चीज़ हो, मैं उसका रिस्पॉन्सिबल भी हूँ। मतलब ये है कि ये कोई सिर्फ ये नहीं है कि आपने काम कर दिया और बात खत्म, नहीं, ये आप इसकी गारंटर हो, मतलब आप इस आपके ऊपर ये पूरी लाइबिलिटी है इसकी।
in any list in these condition where the second last item of the list is followed by। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, एंड आर, इसका मतलब ये होता है कि मतलब मैं दो चीज़ों को बयान कर रहा हूँ, एक मसला ए, मसला बी, तो मैं इनके बीच में एंड लगाऊंगा, मैटर ए एंड मैटर बी। या मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, मैटर ए और मैटर बी, मतलब या मसला ए या मसला बी। या इस तरह भी लिख सकता हूँ कि एंड और आर, मतलब मसला ए भी, मसला बी भी, मसला ए या मसला बी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो है, इसका मतलब ये होगा कि या दोनों, या कोई एक, या कोई एक या दोनों, कुछ भी हो सकता है इसमें, मतलब ठीक है, तीन सेंस इसने डिफरेंट इसमें एक्सप्लेन किए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी कोई मार्जिनल वर्ड हो, इस तरह जिस तरह ये चीज़ें लिखी गई है, ये इसका इंटरप्रिटेशन का कोई मतलब इससे नहीं होगा। कोई भी चीज़ इस तरह की लिखी हुई होती है ना, अक्सर बुक्स के ऊपर लिखी होती है कोई भी चीज़, तो उसका इन इंटरप्रिटेशंस के साथ या कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। नोटिस एंड अदर कम्युनिकेशंस 1.3 क्लॉज है, ये डील करती है नोटिस एंड अदर कम्युनिकेशन। ये वर्डिंग है, अगर आपको इन केस इसमें कोई भी मतलब मसला आ रहा है, क्योंकि ये लीगल वर्ड्स होते हैं, इसके काफ़ी टेक्निकल मीनिंग्स होते हैं, तो कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह उसको हम क्लियर करेंगे। वेयर एवर दीज कंडीशंस प्रोवाइड फॉर द गिविंग, वेयर एवर, कहीं पे भी ये कंडीशंस आपको प्रोवाइड करती है या आपको अलाउ करती है कि आप कोई नोटिस इशू करें, कोई नोटिस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इशू करें, या आप कोई मतलब कि इशूइंग, प्रोवाइडिंग, सेंडिंग, सबमिटिंग और ट्रांसमिटिंग एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग। अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इंक्लूडिंग का ये इंक्लूडिंग का मतलब क्या है। एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट, एडवाइसिंग, ये सारी चीज़ें हमने लिखी हुई है, डिसीजन, डिटर्मिनेशन, डिस्चार्ज, इंस्ट्रक्शन, नो ऑब्जेक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। आर एनी अदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि कोई भी, ये सारी भी, और इसके अलावा अगर और भी कोई टाइप की कम्युनिकेशन होती है, ये चीज़ें जो होगी ये इन राइटिंग होगी। इन राइटिंग होगी एक बात, इन राइटिंग, ये पहली बात हो गई। दूसरा क्या है, एंड शैल बी, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है एंड शैल बी। शैल बी क्या होगा, ए पेपर ओरिजिनल साइंड बाय द कॉन्ट्रैक्टर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब द इंजीनियर आर द अथराइज, एक पेपर होगा जो ओरिजिनली साइंड होगा कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, इंजीनियर की तरफ से या अथराइज रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, तभी इसको एक वैलिड कम्युनिकेशन माना जाएगा। एन इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिनल जनरेटेड फ्रॉम एनी सिस्टम, या कोई भी मतलब कि कंप्यूटर से तैयार किया गया कोई पेपर होगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसमिशन स्टेटेड, या मतलब आजकल जिस तरह की ईमेल्स आई हैं, तो ये भी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि हम किस सोर्स के थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे। लेटर वीडियोज़ में हम लोग फिर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो या पेपर होगा ओरिजिनली साइंड बाय होगा, पेपर होगा ओरिजिनली साइंड बाय एनी रिप्रेजेंटेटिव होगा, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड पेपर होगा, आर बोथ, मतलब कि दोनों भी हो सकते हैं। ईमेल भी कर सकते हो, मतलब आजकल हमारी जो मेरा जो स्टाइल था कम्युनिकेशन का वो ये था कि एक लेटर है, ओरिजिनल लेटर हेड पे प्रिंट किया है और प्रिंट करके साइन किया है, साइन करके स्टैंप लगा के उसको स्कैन किया है, अपने पास रिकॉर्ड भी रखा है, और उसको ईमेल के थ्रू भी कम्युनिकेट कर दिया। तो दोनों तरीकों से ये कम्युनिकेशन हो गई है। सो ये जो है वो इसका मतलब ये है कि दोनों भी हो सकते हैं, तो ये कम्युनिकेशन का मीन होगा, ठीक है, सोर्स होगा। इफ इट इज़ अ नोटिस इट शैल बी आइडेंटिफाइड, हाँ ये चीज़ जो है ये ज़रूरी है कि अगर इन केस आप कोई नोटिस दे रहे हो तो इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा इन द सब्जेक्ट लाइन के नोटिस अंडर क्लॉज फलाना फलाना फलाना। ठीक हो गया। अगर आप एज एन इंजीनियर एक्ट कर रहे हो किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपने अगर कोई नोटिस इशू करना है कॉन्ट्रैक्टर को या क्लाइंट को कोई लेटर लिखना है, तो आपने उसको अप्रोप्रिएटली नॉमिनेट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट का नाम लिखा होता है, नीचे सब सब्जेक्ट जो होता है उसमें आपने लिखना होगा कि नोटिस अंडर दिस क्लॉज, जो भी आपका होगा। यहाँ पे हमने लिखा है इंक्लूडिंग रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच इट हैज़ बीन इशूड वेयर नेसेसरी वेयर अप्रोप्रिएट, जहाँ पे भी मुनासिब हो आपने इसको लाजमी रेफ़र करना है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट के फलाने क्लास के मुताबिक ये नोटिस या ये डिटर्मिनेशन या ये कंसेंट इशू कर रहा हूँ। डिलीवर्ड बाय हैंड अगेंस्ट रिसिप्ट, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। हर एक पॉइंट इस कॉन्ट्रैक्ट का ना बड़ा मतलब कि मीनिंगफुल चीज़ें हैं, तो इसको समझिए ज़रूर, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर हमारे मुल्क में तो आपको पता ही है, एक वो आर्टिकल आइन का मसला था, वो जो इमरान खान का वो मसला बना था जो सीटों का था पिछली गवर्नमेंट में, कि पार्टी का जो है वो पार्लिमानी पार्टी का लीडर इसको फैसला दे सकता है, दे तो वो माना जाएगा, या पार्टी का चेयरमैन देगा तो वो माना जाएगा। वो आर्टिकल 63 था आई थिंक, उसके हिसाब से कोई फैसला था। उस पे 5-5 6-6 दिन तक अदालत बैठी रही है और एक छोटे से पॉइंट को डिस्कस कर रही थी कि भाई जी ये क्या हो सकता है मतलब इसका। तो अगर आपके पास ये चीज़ें डेमोक्रेसी में ख़ास तौर पे ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये आर्गूमेंट्स को जन्म देती है और फिर मसला होगा। तो ये चीज़ें आपको
ऐसे लिखनी है कि आपका मतलब कि बाद में जाके अगर इन केस आपको कोई लेटर आता है किसी भी पार्टी की तरफ से, अक्सर लोगों को जो है ना वो हमारे मतलब पाकिस्तानी लोग वो इस तरह हैं कि वो गुस्सा भी हो जाते हैं इन चीज़ों के ऊपर। मैं ये कर दूँगा, मैं तोड़ के रख दूँगा ये सारा, नहीं। आप पेपर के ऊपर कोई भी चीज़ लिखते हो तो बड़े महज़्ज़ब तरीके से और मतलब कि आपने ये सोच के करना है कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने तक सिर्फ़ नहीं है कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट जब तक खड़ा है तब तक आप और लेटर के ऊपर, कागज़ के ऊपर कोई चीज़ लिखी है, तो लिखी हुई चीज़ जो है वो आपकी सारी ज़िंदगी चलती रहनी है। जब तक प्रोजेक्ट ख़त्म भी हो जाए तब भी ये चीज़ आपकी चलती रहनी है क्योंकि वो रिकॉर्ड होता है। तो इसलिए ये चीज़ें जो भी लिखोगे वो बड़ा सोच समझ के लिखना है। डिलीवर्ड बाय हैंड अगेंस्ट रिसिप्ट। अगेंस्ट रिसिप्ट का मतलब ये है कि आपने अगर कोई लेटर लिखा है तो उसकी आपने फॉर एग्जांपल एक ओरिजिनल लेटर लिख दिया आपने, एक आपने पास जो है वो आपने उसकी एक फ़ोटोकॉपी निकाल दी है, एक ओरिजिनल लेटर है। आप क्लाइंट या कॉन्ट्रैक्टर कोई भी किसी की में भी बंदे के पास जाते हो, आप उसको कहते हो कि भई जी ये ओरिजिनल लेटर है, ये मैं आपको सबमिट कर रहा हूँ, ये उसकी कॉपी है, इसके ऊपर मुझे रिसीविंग दे दे। तो अगेंस्ट रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि मुझे इसके ऊपर रिसीविंग दे दे, वो आपका रिकॉर्ड होगा कि मैंने हाँ राइटिंग में वो लिख देगा कि हाँ मैंने ये लेटर फलाने डेट को फलाने से रिसीव कर लिया है और नीचे साइन स्टैम्प कर देगा, तो वो आपका रिकॉर्ड बन जाएगा। आर सेंड बाय मेल और कुरियर, या आप कुरियर के थ्रू भेजते हो या ईमेल के थ्रू भेजते हो। आर ट्रांसमिटेड यूजिंग एनी ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन अंडर क्लास ए टू अबव। अब यहाँ पे थोड़ा मसला बन जाता है, आप सोच रहे होंगे कि जो कुरियर के थ्रू है तो वो फिर कैसा, मतलब उसका क्या हमारे पास रिकॉर्ड होगा, वो तो फिर मसला बन जाता है। तो उसका भी इन्होंने नीचे हल बताया हुआ है कि वो क्या मतलब इंटरप्रेट करेगा। इन केस आप कोई ईमेल करते हो और वो उनको जो है वो कहते हैं कि हमें रिसीव ही नहीं हुई, तो फिर आप क्या करेंगे? आपकी आपकी तरफ से तो रिकॉर्ड है लेकिन वो कहेंगे हमने देखी ही नहीं है, तो फिर क्या रिकॉर्ड होगा आपका, या हमें रिसीव ही नहीं हुई, तो उसका तरीकाकार भी इन्होंने, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट जो है ये बड़ा समझदारी वाली चीज़ें हैं ये, और ये खासतौर पर ये कॉन्ट्रैक्ट बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इसकी हर एक चीज़ को समझना। डिलीवर्ड आर सेंट और ट्रांसमिटेड टू द एड्रेस फॉर रिसिपेंट। अब आगे जाके हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि इसका क्या हमने मतलब निकालना है। रिसिपेंट कम्युनिकेशन एज स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट डेटा, हाउएवर इफ द रिसीव, इसका मतलब ये है कि अगर इन केस आपको कोई भी लेटर है वो आप मतलब जो एड्रेस एग्री हुआ है एग्रीमेंट के मुताबिक, तो उसके ऊपर आपने डिलीवर कर दिया। लेकिन अगर इन केस वो आप कोई एड्रेस चेंज कर देते हो, लेट्स से कॉन्ट्रैक्टर का ऑफिस जो है वो चेंज कर रहे हैं, तो आपने वो एड्रेस कम्युनिकेट करना होता है क्लाइंट को और इंजीनियर को कि भाई जी मेरा ये नया एड्रेस है, इसके ऊपर मुझे फर्दर कम्युनिकेशन चाहिए। Where these conditions state that a notice of dissatisfaction or other communications to be delivered, given, issued, provided, sent, submitted or transmitted, it shall have effect when it is received. यहाँ पे are deemed to have been received. इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नोटिस आप देते हो, मतलब कि कोई भी टाइप की कम्युनिकेशन है, या आप गिव डिलीवर करते हो, गिव देते हो, इशू करते हो, प्रोवाइड, सेंड, सबमिट, ट्रांसमिट, इट शैल हैव इफेक्ट व्हेन, इसका इफेक्ट जो है ना वो अगले दिन से शुरू होगा। इट मतलब ये होगा कि इट हैज़ बीन रिसीव्ड, व्हेन इट हैज़ बीन रिसीव्ड, जब ये रिसीव हो जाएगा। और डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड का मतलब ये है कि ये तसव्वुर किया जाए कि वो रिसीव हो गया होगा। मतलब ये है कि कुरियर या टीसीएस के थ्रू आप बेचते हो पाकिस्तान में, मतलब जिस तरह सर्विस चलती है, तो टीसीएस के थ्रू आप बेचते हो तो आपको पता ही है कि 24 घंटे में डिलीवर हो जाती है। 24 घंटे बाद आप ये तसव्वुर कर लो कि हाँ वो रिसीव हो गया होगा। आजकल तो उसकी ऑनलाइन है रसीदें भी मिल जाती है, सारा कुछ मिल जाता है जिसने रिसीव किया है। जब वो तब जाके उसका इफेक्ट आप कैलकुलेट करोगे। मतलब ये है कि आप किसी बंदे को, कोई कॉन्ट्रैक्टर को आप कोई लेटर इशू करते हो कि आप हाँ फलाने डेट से, आज की डेट से आपको जो है एक्सटेंशन ग्रांट की जा रही है, तो आज का डेट तो लेटर के ऊपर लिखा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को कब रिसीव होगा? कल रिसीव होगा, कल से उसका इफेक्ट होगा। या तो आप एक्सप्लिसिटली मेंशन करें, लेकिन उसका इफेक्ट उस दिन से होगा जब उसको रिसीव हो। An electronically transmitted notice or other communication is deemed to have been received on the day after transmission. ये यहाँ पे ये बात मैं करने वाला था कि कोई भी ईमेल हो, इस तरह के रिकॉर्ड हो, उसको तस्वुर किया जाएगा अगले दिन। मतलब ये कि आज आपने ईमेल की है तो उसका इफेक्ट कल से तस्वुर किया जाएगा, कल ये रिसीव होगी। प्रोवाइडेड नो नॉन डिलीवरी नोटिफिकेशन वाज रिसीव्ड बाय द सेंडर। अगर कोई भी नॉन डिलीवरी नोटिफिकेशन नहीं आई आपको, मतलब कि ईमेल की डिलीवरी की नोटिफिकेशन अक्सर आ जाती है कि ये डिलीवर नहीं हुआ, तो उसका मतलब तो ये कि वापस आ गई है, मतलब कि उसका इनबॉक्स फेल है, जो भी मसला है, लेकिन या ईमेल गलत है। लेकिन अगर इस तरह की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई तो अगले दिन उसको तस्वुर किया जाएगा। एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ ना, ये वाली, ऑल नोटिस एंड अदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एज रेफर्ड टू अबव शैल नॉट बी अनरीजनेबली विदहेल्ड और डिलेड। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और बड़ी मतलब कि ये एक प्रोफेशनल लाइबिलिटी सी है। मतलब कि अगर आप एक प्रोफेशनल हो ना, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अक्सर मतलब कि हम लोग कहते हैं कानूनी रास्ता निकालो ना, रास्ता निकालना नहीं होता, आपने कानून के मुताबिक चलना होता है, कानून पे ही अमल करके आपने चलना होता है। कोई भी कम्युनिकेशन हो, कोई भी चीज़ हो, आपने अनरीज़नेबली उसको विदहेल्ड कभी नहीं करना। मतलब ये है कि जिस तरह कॉन्ट्रैक्टर जो है वो लेटर सबमिट कर देता है, बिल सबमिट कर देता है इंजीनियर को,
इंजीनियर जो है उसको 28 दिन के अंदर चेक करके मतलब कि क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देता है कि आप इसको पेमेंट कर दें। अब इंजीनियर ने जैसे लेटर उसको बिल सबमिट हो गया, उसने 5 दिन के अंदर वेरीफाई करके कर लिया, उसने मतलब वेरीफाई जब वेरीफाई कर लिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास 28 दिन है आप भेज देगा, नहीं, उसने अनरीजनेबली उसको विथहेल्ड नहीं करना, उसने उसी वक्त ही फॉरवर्ड कर देना। 28 दिन तो मैक्सिमम लिमिट है ना, लेकिन उसने उसी दिन उसी टाइम उसको अपलोड मतलब कि क्लाइंट को सबमिट कर देना है, उसको अनरीजनेबली विथहेल्ड नहीं करना है। क्योंकि अगर इनकेस 28वें दिन आप कॉन्ट्रैक्टर को वापस लिख देते हैं, हाँ बिल में ये मसले हैं, अब उस बेचारे की तो पेमेंट आपने रोक ली है ना, अनरीजनेबली आपने उस चीज़ को डिले नहीं करना। दोनों पार्टीज जो होती हैं वो इक्वल पार्ट होती है किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस का, तो अनरीजनेबली आपने किसी भी चीज़ को विथहेल्ड नहीं करना। When a notice or NOD or certification is issued by a party or the engineer, the paper and or electronic original shall be sent to the intended recipient, and a copy shall be sent to the engineer or the other party, as the case may be. All other communication shall be copied to the parties and or the engineer as stated under these condition or otherwise in the contract। मतलब ये है कि कोई भी नोटिस हो, NOD हो, कोई भी तरह की कम्युनिकेशन हो, तो उसकी आपने जो है वो एक ओरिजिनल जो आप जिसको एड्रेस कर रहे हो, लेट्स से मैं क्लाइंट को एड्रेस कर रहा हूँ, तो ओरिजिनल जो होगी वो तो क्लाइंट को सीधे जाएगी। एक आपने उसी की कॉपी निकालनी है, फ़ोटोकॉपी, मतलब ये नहीं कि दूसरी जनरेटेड हो, फ़ोटोकॉपी निकालनी है, वो फ़ोटोकॉपी आपने इंजीनियर को सबमिट करनी है। और लेट्स से मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, क्लाइंट को ओरिजिनल चली गई, इंजीनियर को आपने कॉपी भेज दी। अगर मैं इंजीनियर को एड्रेस कर रहा हूँ तो इंजीनियर को ओरिजिनल कॉपी जाएगी, डॉक्यूमेंट जाएगा, और क्लाइंट को उसकी कॉपी जाएगी। इस तरह अगर इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर को कुछ लिख रहा है तो क्लाइंट को उसकी कॉपी जाएगी, मतलब कि तीनों लूप में रहेंगे। लॉ एंड लैंग्वेजेस जो है इसका मतलब ये है कि कौन से लॉ प्रिवेल करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें। तो द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी गवर्न बाय द लॉ ऑफ द कंट्री और अदर जुरिस्डिक्शन स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट डेटा। ये चीज़ जो है ना कॉन्ट्रैक्ट डेटा, ये मैं समझाने वाला हूँ आप लोगों को कि कॉन्ट्रैक्ट डेटा क्या। कॉन्ट्रैक्ट डेटा का मतलब ये है ना कि जो जनरल कंडीशन है ये तो थ्रू आउट सेम रहेगी, थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट ये सेम रहेगी। आप इसमें इस जगह के ऊपर आके आप कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते कि मैं ये डिलीट कर दूँ, इधर कुछ और लिख दूँ, नहीं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये एज इट इज़ ही रहेगी। अगर आपने इसको चेंज करना है ना तो आपने रेफरेंस करना है 1.4 लॉ एंड लैंग्वेजेस पार्टिकुलर कंडीशंस में, उधर जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं कि दिस टेक्स्ट हैज़ बीन अमेंडेड एज फॉलोज, ऊपर लिख देना है, और नीचे आपने अपने जो भी चीज़ जिस तरह भी लिखना चाहते हो आप उसको लिख सकते हैं। तो एक तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये गवर्न करेगा लॉ ऑफ द कंट्री, जो कंट्री का लॉ होगा। इन केस आपके पास कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी चीज़ लिखी गई है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और स्टेट लॉ के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, तो स्टेट लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा, एग्रीमेंट आपका प्रिवेल नहीं करेगा। ये एग्रीमेंट आपका जो है वो उस लॉ के मातहत है, तो लॉ प्रिवेल करेगा। लॉ और अदर जुरिस्डिक्शन जो भी होगा, स्टेट लॉ होगा, प्रोविंशियल लॉ होगा, कोई मतलब कि जिस तरह सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज है जहाँ पे किंग सिस्टम है, किंगडम है, तो किंगडम में कोई रॉयल डिक्रीज होती हैं, मतलब जिस तरह के शाही फरमान जिसे हम कहते हैं वो होगी, या कोई भी बाय लॉज हो गए मतलब किसी अथॉरिटी के, जिस तरह डीएचए के बाय लॉज है, जो भी इस तरह की चीज़ें, वो चीज़ें पहले प्रिवेल करेगी अगर अगर कहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन है तो, और फिर बाद में जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल होगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट डेटा में जो है ना इसमें 3 चीज़ें हैं। जनरल कंडीशंस आप इसको अमेंड नहीं कर सकते। जो पार्टिकुलर कंडीशंस है ना वो 2 पार्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट डेटा है, दूसरा स्पेशल प्रोविजन है। जो कॉन्ट्रैक्ट डेटा है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, एक डेटा शीट टाइप है, उसमें आपने ये चीज़ें लिख देनी है। उधर आपको ये लिखा होगा लॉ एंड लैंग्वेज, तो लॉ एंड लैंग्वेज में आपने जाके सिर्फ लिख देना है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है तो पाकिस्तान लिख देना है, या द लॉ गवर्न बाय द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी द लॉ ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये आपने लिख देना है, एक्सक्लूडिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ रूल्स। ये सारी चीज़ें आप मतलब कि मैंने एक्सप्लेन कर दी, इसको समझना, ठीक है। द रूलिंग लैंग्वेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी देयर स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट डेटा इफ नॉट स्टेटेड द लैंग्वेज ऑफ दिस कंडीशन। रूलिंग लैंग्वेज जो होगी ना कॉन्ट्रैक्ट की वो होगी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट डेटा में लिखा है तो, अगर लिखा है स्पेसिफिकली, इनकेस आप लिख देते कि उर्दू होगी तो उर्दू ही चलेगी, अगर क्योंकि आपने इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है। अगर इनकेस नहीं लिखा तो द लैंग्वेज ऑफ दिस कंडीशन, जो ये कंडीशन है मतलब इंग्लिश लैंग्वेज होगी। इफ देयर आर वर्जन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट which are written in more than one language, the version which is in the ruling language shall prevail। अगर इनकेस वर्जन है एनी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट के किसी पार्ट के वर्जन है, पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच आर रिटन इन मोर देन वन लैंग्वेज, अगर वो एक से ज़्यादा ज़ुबानों में लिखी गई है, द वर्जन विच इज़ इन द रूलिंग लैंग्वेज शैल प्रिवेल। जो रूलिंग लैंग्वेज होगी, ये मतलब आपने अगर इनकेस उसको एक्सप्लिसिटली बयान कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट डाटा में, तो वो रूलिंग लैंग्वेज ही प्रिवेल करेगी। क्योंकि देखें कुछ ज़ुबानों में अल्फाज के मतलब मतलब बदल जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सेंस एक ज़ुबान में एक देती है, दूसरी ज़ुबान में दूसरी हो जाती है, तो वो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया हुआ है कि जो रूलिंग लैंग्वेज होगी वो प्रिवेल करेगी। द लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन शैल बी स्टेट इन द कॉन्ट्रैक्ट डाटा, जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज होगी वो कॉन्ट्रैक्ट डाटा में बयान की गई है। इफ नो लैंग्वेज स्टेटेड देयर द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेशन शैल बी द रूलिंग लैंग्वेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट की रूलिंग लैंग्वेज होगी वो ही प्रिवेल करेगी।
अच्छा, ये एक चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट, क्योंकि चीज़ काफ़ी लेंथी हो जाती है। प्रायोरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी टेकन एज म्यूचुअली एक्सप्लेनेटरी। देखें, ये जो चीज़ें होती है ना, ये म्यूचुअली एक्सप्लेनेटरी होती है, मतलब कि आप ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। मतलब कि एक डॉक्यूमेंट में अगर आप सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर दोगे तो उसका सेंस अजीब सा बनेगा, मतलब कि आप एक रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते। ना ही आप इसको मतलब कि एक पैकेज बना सकते हो इससे। इसलिए हमने जो है ना इस चीज़ के वर्जन्स क्रिएट किए हुए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हमने इसको डिवाइड किया हुआ है पार्ट्स में। तो इसमें ये म्यूचुअली एक्सप्लेनेटरी होती है। म्यूचुअली एक्सप्लेनेटरी मतलब ये है कि सबसे पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्रिवेल करेगा, जो 2 पेजेज़ का एग्रीमेंट होता है ना, 2 पेजेज़ वो प्रिवेल करेगा। तो उसके बाद आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होगा, एक्सेप्टेंस लेटर जो क्लाइंट इश्यू कर देता है। उसके बाद लेटर ऑफ टेंडर होगा, टेंडर आपने जो सबमिट किया है फाइनेंशियल बिड। फिर आपका पार्ट ए ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डेटा होगा, पार्टिकुलर कंडीशन। पार्ट ए कॉन्ट्रैक्ट डेटा जो होगा, फिर पार्ट बी स्पेशल प्रोविजंस, फिर जनरल कंडीशन इधर आती है आपकी। जनरल कंडीशंस बाद में आती है, क्योंकि ये जनरल चीज़ें हैं। यहाँ पे आपने इसको पार्टिकुलरली एक्सप्लेन कर दिया है और ये सारी चीज़ें प्रिवेल कर रही है इस ऑर्डर में। अगर इन केस आपको किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है इनमें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसको चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह ये डॉक्यूमेंट प्रिवेल करेगा। अच्छा जी, स्पेसिफिकेशंस होगा जनरल कंडीशन के बाद। अगर कोई मसला है तो स्पेसिफिकेशन में रेफर होगा, इसके बाद ड्राइंग्स, फिर स्केजुअल्स, जो मतलब कि आप टाइम स्केजुअल या जो बिड के साथ जो स्केजुअल देते हैं, फिर जेबी अंडरटेकिंग, और फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट जो भी होगा। तो इस ऑर्डर में ये चीज़ें प्रिवेल करेगी। इफ़ ए पार्टी फाइंड एन एम्बिग्विटी और डिस्क्रिपेंसी इन द डॉक्यूमेंट, दैट party shall promptly give a notice to the engineer describing the ambiguity or discrepancy. After receiving such notice, if the engineer finds an ambiguity or discrepancy in the document, the engineer shall issue the necessary certifications or instructions. अगर इनकेस कॉन्ट्रैक्टर को कोई मसला आ जाता है, वो मतलब देख लेता है कि इसमें कोई मसला है, इसमें मतलब एम्बिग्विटी है, या इंजीनियर फाइंड कर लेता है या क्लाइंट को पता चल जाता है, तो वो प्रॉम्प्टली इस चीज़ को नोटिफाई करेगा इंजीनियर को कि इसकी करेक्शन कर दे। मतलब ये नहीं यहाँ बस दबा के रखो ये मेरे फेवर में है, तो ये नहीं नहीं, ये नहीं, ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं है, आपने इसको प्रॉम्प्टली नोटिफाई करना होता है। सो होप सो ये 3 चीज़ें हमने आज डिस्कस की है, 3 क्लॉजेस, 4 क्लॉजेस हमने 3 हाँ 4 क्लॉजेस हमने डिस्कस किए हैं। अगर इन केस कोई मसला हो तो आप हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम वन बाय वन लेके चलेंगे इस चीज़ को, और बड़े मज़े की चीज़ें हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें, मतलब एक-एक वर्ड का बहुत बड़ा मतलब होता है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस और डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और मिलते हैं इंशाल्लाह।